प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कांग्रेस और विपक्षी दल ये कहते थे कि अनडिक्लेयर्ड यहां पर इमरजेंसी लगी हुई है और तानाशाह तरीके से ये सरकार चल रही है। लेकिन आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। उन्होंने कहा कि अगर एक मरतबा फिर सरकार जीतती है, एनडीए की सरकार आती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तानाशाही पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं और तानाशाही हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो 2024 के लोकसभा के चुनाव आपके लिए आखिरी अवसर है। उन्होंने कहा कि जो लोग जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस को छोड़ करके जा रहे हैं, उनको ताकत दिखानी होगी, मजबूती दिखानी होगी। ये 2024 के लोकसभा के चुनाव को आखिरी अवसर कर बुनना चाहिए। उन्होंने ये भी सलाह दिया लोगों को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा दूरी बना करके रखें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार 2024 के बाद आती है तो फिर बीजेपी भारत को भी रशिया के तरीके से चलाएगी। ईडी और इनकम टैक्स को उन्होंने अपना टूल बना के रखा है। इस पर चर्चा करेंगे। नम्रता शर्मा जी कांग्रेस से। नम्रता जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन गुप्ता फार्मर बेयर बीजेपी के सीनियर लीडर, आपका भी स्वागत है। वरिंदर सोनू को भी सब जानते हैं, ताल्लुक इनका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। मुझे लगता है कि संगीन आरोप चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी पर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ही से शुरुआत की जाए। क्या वाकई में लोकतंत्र को खतरा है? जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 में सबको यूनाइट होकर के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को त्रास करना होगा अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है भारत में। देखिए, हम लोग खड़गे जी का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। लेकिन उनके मन में शंका क्यों है? जरा पिछली हिस्ट्री 75 साल की वो देखें जी। जब देश आज़ाद हुआ था। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, एक यहाँ मूवमेंट हुई थी प्रजा परिषद की मूवमेंट। उस मूवमेंट के बाद जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो जब नॉमिनेशन भरे गए थे, जो हमारे प्रजा परिषद की मूवमेंट के जो लोग थे जिन्होंने 75 नॉमिनेशन या जितनी उस वक़्त के थे, उसमें से 67 नॉमिनेशन को रद्द किया गया था। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने सारी उम्र उस डेमोक्रेसी का गला घोंटा हो। अगर मैं उसके आगे बात करूं, चंद्रमोहन जी, 142 सांसदों को आपने भी निष्कासित किया है। ये ताजा अभी की बात है। 8 वोट अभी भी चंडीगढ़ के मेयर के इनवैलिड कर दिए गए हैं, उसकी भी बात। देखिए, इनवैलिड होंगे तो किए गए होंगे, मैं नहीं कहता कि ऐसे किए गए हैं, लेकिन अगर मैं आगे बात करता हूं ना, अगर जिस खड़गे साहब जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की हिस्ट्री की बात करें, 356 का दुरुपयोग करके 90 टाइम सरकारों को इन्होंने हटाया है, 90 टाइम अपने टेन्योर में। तो बात करेंगे डेमोक्रेसी की। अगर मैं इसके भी आगे चलूं, चुनी हुई सरकारें, इलेक्टेड सरकारें, अगर इसके आगे की मैं थोड़ी सी बात करूं, तो इन्होंने जब हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका चुनाव जब रद्द हो गया हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, उसके बाद इस देश में इमरजेंसी तो होगी। पूरे देश के नेताओं को, अपोजिशन को, सबको एक जेलों में डाल दिया। 19 महीने के संघर्ष के बाद उनको, उसके बाद चुनाव हुए, क्या हालत हुई इनकी। ये कहने की बात होती, कहना बड़ा आसान है। जब एक उंगल हम सामने करते हैं ना, इशारा करते हैं, 3 अपनी तरफ आती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा खड़गे साहब को, पहले अपनी ओर देखो, फिर दूसरे की बात करो। नम्रता जी, 3 उंगलियां आपकी ओर। इन्होंने कहा कि 1 उंगली आप पीछे पे उठाओगे, तीनों आप पे उठेंगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, 3, 5, 6 का 93 टाइम्स इस्तेमाल करके आपने सरकारें तोड़ी हैं और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जो हालात आज भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र के तमाम इदारे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, जिस तरह आज खतरे में हैं, आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को ईडी और सीबीआई से डरा के आप अपने पास ले जाते हैं? कल आप जिनको वहां भ्रष्टाचारी कहते थे, आज आपको जब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में एक ऐसा डिटर्जेंट इनके पास है कि उसको धो के बिल्कुल भ्रष्ट नष्ट करके उनको बिल्कुल एक पाक साफ दामन कर देता है, और वही जो पहले भ्रष्ट होते हैं आज वो पाक दामन होके इनकी राजनीति में आ जाते हैं और इनके बीजेपी के वो बहुत सीनियर लीडर हो जाते हैं। देखिए, आज जो दौर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद इस देश को दिखाया है,
बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से अपनी दमनकारी नीतियों से तमाम ऑपोजिशन को दबाने का काम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस तरह से देश नहीं चला करते। डेमोक्रेसी, जो भारत की डेमोक्रेसी है, उसकी मिसालें दी जाती हैं पूरे दुनिया भर में, लेकिन आज वही डेमोक्रेसी आज खतरे में है। क्यों खतरे में है? कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई को किसी भी ऑपोजिशन लीडर को उसको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने अभी मुझे मेरे बड़े भाई हैं गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि अपनी तरफ उंगलियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं। आप देखिए कि आपके अंदर कितने नेता हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप हैं, वो आज बाहर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि कितने तो रेपिस्ट हैं आपकी पार्टी के अंदर, कितने और इस तरह के लीडर्स हैं जो आपकी इस वक्त एमपीज हैं आपकी पार्लियामेंट में, लेकिन आपको वो नजर नहीं आते। भ्रष्टाचार की बात करें तो असम के जो अभी सीएम है, जिन्होंने कहा, वो कितना, आप देखिए, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी तो बस में बैठे हैं, बाहर उनका एक कोई और क्लोन चल रहा है बाहर। तो इस तरह की बातें करना, और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और जिस तरह से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर राम जी ना करें, अगर 2024 में दोबारा मोदी जी चुन के आते हैं तो वही हाल होगा। मोदी विल बी इक्विवेलेंट टू पुतिन, दैट इज व्हाट इंडिया विल बी इक्विवेलेंट टू रशिया। देयर इज नो। चलिए नम्रता जी, आपकी बात मान लेते हैं, सारे के सारे दूध के धुले हुए नेता कांग्रेस में हैं, लेकिन वीरेंद्र सोनू से जानना चाहेंगे। सोनू जी, आपका तो रिएक्शन चाहिए ही। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है, बड़ी संगीन स्टेटमेंट है, और ये कहा जा रहा है कि आप यूनाइट हो जाइए, लोकतंत्र को बचाना है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो आखिरी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही पे विश्वास करते हैं। बीजेपी और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से फासला बना के रखना होगा, और बीजेपी की सरकार आती है तो फिर वो रशिया की तरह भारतीय जनता पार्टी भारत को भी चलाएगी। इस पर रिएक्शन? देखिए, ऐसे है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का स्टेटमेंट है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं जी। भाई, एक बात तो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है वो है तो बिल्कुल सच। वो सच की बिना है, मैं बता देता हूँ जी। हम तो पिछले 4 साल से ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। तो मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूँ। आप मुझे बताइए कि पिछले 5 साल से हमारी असेंबली, क्या हमने 10 साल पहले असेंबली के लिए वोट डाले थे, लेकिन आज तक हमें असेंबली दोबारा चुनने का हक नहीं। 2014 में डाले थे। 2014, 10 साल हो गए। यस, एग्जैक्टली। तो 10 साल में हमसे इन्होंने हक छीना है कि हम अपना एमएलए नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि हम लोकतंत्र मुल्क है, ये इनकी डेमोक्रेसी और ये इनका लोकतंत्र है। दूसरी बात, माननीय चंद्रमोहन गुप्ता साहब मिल रहे हैं जम्मू के, अच्छी बात है, जो डिबेट में ये हैं। आपको पता है, ये डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाली पार्टी की अगर मैं बात करूं, इनके कार्यकाल में जब ये मेयर थे, एक यूनानी मसली एक रेजोल्यूशन उसमें पास हुआ था कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपके सामने की बातें, मैं कुछ झूठ नहीं कह रहा। और 75 के 75 कारपोरेटरों ने यूनानी मसली पास करके एलजी साहब को भेजा, और आप देखिए कि वहां बैठे किसी क्लर्क ने उस रेजोल्यूशन को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और 75 चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं की सुनी गई वहां। और जो 75 लोग थे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में बेशक किसी दिन की थी, मैं तो उनको भी अपना मेयर मानता, क्योंकि ये मेयर थे जो जम्मू के लोगों ने चुना था। तो आप मुझे बताइए, किस लोकतंत्र की आज हम दुहाई दे रहे हैं और किस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान को आपने डेमोक्रेसी नहीं, आप डांगोक्रेसी से चलाना चाहते हैं। जिंदा मिसाल आज की है, चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक सेटअप था भाई, 8 कारपोरेटरों को अपना वोट डालने नहीं आया जी। ये कभी हो सकता है? चंडीगढ़ शहर का कारपोरेटर चुना हो, जिसका मन किया उन्होंने वोट, क्यों भाई? बीजेपी के लोगों को वोट डालने की जांच है, लेकिन अपोजिशन के लोगों को अपना वोट डालना नहीं आया। ये है डेमोक्रेसी की मिसाल। आगे मैं आपको बताता चलता हूं, सुनते चलिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस डिसॉल्व हो गया, ये चुनाव नहीं करा पाए जी। म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए पूरे देश में करोड़ों रुपए के इश्तेहार बांटे थे, हमने चुनाव कराया, दोबारा नहीं करवा पाए। पंचायत इलेक्शन, पंचायत 9 तारीख को खत्म हो चुकी है, 9 जनवरी को, ये दोबारा चुनाव नहीं करा पाए। लोकतंत्र है कहां जम्मू कश्मीर में? बताइए। मैं देश की बात तो है ही है ना, इसमें कोई शक नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो हमसे पार्लियामेंट का वोट का भी वो छिन जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दिस वे और दैट वे, ये सिर्फ राजगद्दी पे रहना चाहते हैं, लोगों की नहीं कोई चिंता नहीं। अगर इनको लोगों की चिंता होती विनोद जी, तो मणिपुर पे प्राइम मिनिस्टर साहब एक लफ्ज तो बोलते जी। मणिपुर में सरकार का कोई नुमाइंदा वहां जाता तो सही। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा
कि आपने पूरी अपोजिशन ही पार्लियामेंट से निकाल दी। तो जहां तो भाई आप ये कह दो कि अपोजिशन के लोग फॉर्म ही नहीं भर सकते, कानून बना दो ना पार्लियामेंट में, आपकी किसी रीते बना दो, क्या इसमें फर्क पड़ता आपको, बना दो कि कोई दूसरा आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो फिर आप चलाओ जो आप जो अपने हिसाब से चाहते हो। यहां तक लोकतंत्र की बात है, ये मैं कह सकता हूं दावे से, मेरी बहन नम्रता ने जैसे कहा, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र खत्म किया गया। जैसे ये इमरजेंसी की बात करते हैं, उन्होंने गलत किया था तो भुगत लिया, तो लेकिन उन्होंने तो अनाउंस की थी ना, आपने तो अनअनाउंस्ड इमरजेंसी लगाई है पिछले 10 साल से। अब आप मुझे बताइए, चुनाव होने जा रहे हैं, आज हमने सुना ईडी का रेड वहां हिम्मत सरवन साहब के भी वहां हो गया, सुना है आज पेपरों से, वहां सुना मीडिया के जरिए। तो भाई मुझे बताओ, 5 साल आपकी एजेंसियां क्या आराम से नींद कर रही थी कि आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में ही याद आया कि हमने ये करना है? अगर कोई चोर, और बाकी बात भाई मैं कहता हूं, इनकी पार्टी में असल अजीत पवार साहब को ये लोग चोर कहते थे, मैंने नहीं कभी कहा किसी पार्टी ने, उनको इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। रात के 4 बजे, और सुनिए मैं कहता हूं लोकतंत्र देखिए, सुबह के 4 बजे गवर्नर उसे लगता है कि ओथो दिलाने के लिए भी इतनी कौन सी जल्दी है? आप रातों रात सरकारें बनाना और तोड़ना चाहते हैं, और आपके मित्रों के जहाज तो काम इसी पर लगे हैं कि ऑपोजिशन के एमएलए कहां से उठाने हैं और किस रिजल्ट में पहुंचाने हैं, उनका तो रूट मैप। चलिए चंद्रमोहन जी, बहुत सारे इल्जाम आप पर लगे हैं, और बड़ी बात यह कि आपने खुद कहा कि 1 उंगली उठती है तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। आपने जिक्र किया 356 और 93 टाइम सरकार ने, कांग्रेस ने सरकारें गिराई, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार को कैसे टॉपल किया, महाराष्ट्र की सरकार को कैसे टॉपल किया। अभी सोनू जी एग्जाम्पल दे रहे थे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, तो ये सारे जवाब मांगे जाते हैं। नम्रता जी ने भी अच्छा सवाल पूछा था, ये कौन सा वॉशिंग पाउडर, जो कौन सी आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, जो व्यक्ति वहां जाता है, करप्ट व्यक्ति भी दूध का धुला और गंगा स्नान करके आ जाता है? ये सवाल तो बनता है आपसे। विनोद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वरिंदर जी ने बड़े अच्छे शब्दों में सारी बातें कही हैं, और ये सहयोगी रहे हैं कांग्रेस के, जो बल्कि जो खड़गे साहब आज बोल रहे हैं। और इनको मैं ये पूछता हूँ, अब चुनाव की बात कर रहे थे, जम्मू की बात कर रहे थे, चुनाव अभी 9 पंचू सरपंचों के जो चुनाव है 9 तारीख को ख़त्म हुए हैं। हमारे चुनाव नवंबर में अगर होने थे, उसके बाद ओबीसी का कोटा आ गया, ओबीसी को रिजर्वेशन देनी है, उस कारण लेट हो गए, डिले हो गए। लेकिन इनको पूछिए, 27 साल के बाद जहां लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, पंचू सरपंचों के, सुनिए आराम से, आपका लेन-देन इसमें 2003 में करवाए थे, 27 साल के बाद। उसके बाद जब 2010 में हमारे 2005 में चुनाव हुए, नर्मदा जी हमारे साथ ही, और ये भी ऑनरेबल हमारे साथ कॉर्पोरेटर रही हैं। उसके बाद भी जो चुनाव 13 साल के बाद हुए, जो 10 में होने थे 18 में किए, ये कहे तो वो ये चंद्रमोहन जी कोई गलती करता है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप भी गलती, आप दोबारा कीजिए। मैं कहता हूं कि वो बातें इनकी सब ठीक है, लेकिन जहां इस देश में दो विचार चल रहे हैं, एक गांधी विचार, एक गांधी और एक संघ परिवार। सुनिए, एक संघ परिवार। आज अगर कोई परिवार मेहनत करता है तो आगे निकलता है, कोई बच्चा अगर मेहनत करता है वो आगे निकलता है। अगर हमारा परिवार विचार अगर मेहनत करके आगे निकल रहा है, कांग्रेस 440 थी तो 40 भी आ गई है, तो हम लोग 2 पे 302 पे गए हैं, मेहनत करके गए हैं, आगे ऐसे थोड़ी गए हैं कोई हमें कोई जादू का डंडा घुमा दिया हमने। ये लोग भी मेहनत करें, आए जनता के बीच में जाएं, 2024 में जाए जनता, अगर इनको लाएगी तो ये आए, ये जो मर्जी कानून बनाए। अगर जनता मोदी को दोबारा चुनती है तो चुन के आया है ना मोदी, ऐसे तो नहीं आया मोदी। ये कहना कि ख्वाब लेना ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। डेमोक्रेसी है इस देश में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आज तक हर 5 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं पार्लियामेंट के, असेंबली के, और हालात ऐसे रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, भले ही कुछ लेट हुआ लेकिन सब चुनाव होंगे, बहुत जल्द चुनाव होंगे आने वाले समय में। 370 हमने हटाया, क्या हालत है यहाँ पे, 35 ये हमने हटाया। किस किस्म के काम किए, आज दुनिया खुश है। राम मंदिर इस देश में बनाया, जो सोमनाथ का मंदिर अब तब बन सकता था, तो राम मंदिर क्यों नहीं बन सकता था जी? जब नेहरू जी ने जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इस देश के, हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद को वहां सोम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाने दिया। मैं यही कहूंगा ना, अगर डेमोक्रेसी की बात खड़गे जी आज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात तब करते जब महात्मा गांधी जी थे ना। महात्मा गांधी जब देश आजाद हुआ था उस वक्त नेहरू के पक्ष में 1 वोट पड़ा, 19 वोट उनके पक्ष में पड़े, पटेल के पक्ष में, इनको बनाओ प्राइम मिनिस्टर। महात्मा गांधी कहते नहीं अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, तो वो डेमोक्रेसी वहां से, इन्होंने डेमोक्रेसी का गला वहां से दबाया हुआ है, तो बात हमारे साथ करते हैं। जी नम्रता जी, अब
भाजपा के लोग ये भी बार बार सवाल पूछते हैं, जैसे आप ये पूछते हैं कि नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया कितने दशकों तक, वो ये भी सवाल पूछते हैं कि खान परिवार से गांधी परिवार ये कैसे बन गया। ये सवाल बार बार पूछते हैं बीजेपी के लोग। देखिए, इनको सवाल पूछने का पूरा हक है, उत्तर देना ना देना वो हमारे ऊपर है, ठीक है ना। जो लाजमी चीजें हैं उन पे बात करनी बनती है। ये तो सोनिया गांधी जी के लिए भी बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री इस देश के, क्या शब्दावली है उनकी, जर्सी गाय और ना जाने क्या क्या। तो लिहाजा आज जो डिबेट का टॉपिक है उसी पे बात करते हुए, जिस तरह से आज गुप्ता साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव, देखिए भारत देश को बनाने में सारी स्टेट्स को इकट्ठा लाके और एक डेमोक्रेसी बनाई किसने, कांग्रेस ने, और फिर स्टेट्स के अंदर चुनाव होने शुरू हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए। एक स्टेट जिसको तोड़ के इन्होंने यूटीज बना दिया, उसमें ये आज तक चुनाव नहीं करवा पाए, और ये अपने आप को बताते हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ जिस तरह से तबाही जम्मू कश्मीर के अंदर की, जिस तरह से अभी सोनू जी कह रहे थे दिस वे और दैट वे, मैं कहूंगी मोदी जी कहते हैं ओनली माय वे नो अदर वे, तो उसमें एक और एडिशन है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ये हैंडल कर रहे हैं, आज सिर्फ एक जम्मू कश्मीर को ही ले लीजिए, इसी को तो यूटी बनाया, यही एक इनके द्वारा काम की एक चीज है कि लद्दाख अलग कर दिया हमारी स्टेट से और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। आज ये 370 और 35 की दुहाई देते हैं। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि इनके एजेंडे में तो था 370 और 35 से, लेकिन क्या 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है? आप इस बात को, इसका मतलब ये एग्री करते हैं कि इनको चुनी हुई सरकार से अच्छा बाबूशाही लगती है। जिस तरह से अभी सोनू जी कह रहे थे कि यहाँ पे जब कॉर्पोरेशन के अंदर ये खुद मेयर थे और इन्होंने बहुत डट के कहा कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने दूंगा, और हम सराहना कर रहे थे कि कोई तो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इतना खड़े होके अपोज कर सकता है एलजी को, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया गया। जो चुना हुआ नुमाइंदा था उसको दबा दिया गया, और एक नॉमिनेटेड एमएलए जो नॉमिनेटेड एलजी हैं उनकी बात को सलाखों पे रखा गया। तो मुझे तो खुद ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर यूनिट है वो तो खुद ही इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो दिल्ली तक जाके अपनी बात पूरी तरह से कह सके, जम्मू के लोगों की अपेक्षाओं को वहां पूरी तरह से रख सके। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राज कर रही है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर को जिस तरह से हैंडल कर रही है, चुनाव जीतने के लिए तो उनको बहुत अच्छी लगती है जम्मू कश्मीर की, पूरे देश के अंदर वो बेचते हैं कि हमने 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बना दिया देश का। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी संवेदनशीलता जम्मू कश्मीर के साथ उस वक्त खत्म हो जाती है जब यहाँ के नौजवान को रोजगार देने की बात आती है। तब ये अपनी नौजवानों की जो एक एक नौजवान की सीट है उसको 25-25 लाख में एक लाइब्रेरी में बैठ के बेचा जाता है। तो किस तरह से खनन माफिया को यहाँ लाते हैं, किस तरह से यहाँ पे शराब माफिया, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो हर चीज को यहाँ से बेच के जिस तरह से आउटसोर्स कर दिया यूपी को और गुजरात को, आज मेरा बच्चा रोजगार के लिए तरस रहा और सब कुछ बाहर के लोगों को दे दिया। ये बात करेंगे डेमोक्रेसी की, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल खड़गे साहब ने कहा कि अपोजिशन को यूनाइट होना होगा और एनडीए के खिलाफ खड़ा होना होगा एक आवाज में, तो यही एक मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज। वीरेंद्र जी, अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्टेटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा देती हैं। जैसे आपका प्यार पाकिस्तान पाक प्रेम जागता है, जैसे आप कहते हैं कि कश्मीर में युवाओं को बंद करके रखा है इसलिए उसकी एवज में यहाँ पर अमन है, इस तरह की स्टेटमेंट जब आती है तो समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता है। देखिए विनोद जी, ये अपनी अपनी समझ की बात है, आपका अपने हिसाब से सोचना है, मेरा अपने से, बाकियों का अपने से है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ प्रेम, अगर बीजेपी के साथ हम 30 मिनट की डिबेट करते हैं तो 20 मिनट वो पाकिस्तान का नाम लाते हैं। मैंने कभी नहीं एक बार पाकिस्तान का नाम लिया, क्या बात करते हैं? सुनिए मैंने आपकी भी डिबेट जहां हो रही है, नहीं मैं पहली डिबेटों की बात करता हूँ, अच्छा आपकी बताता हूँ, सुनिए जहाँ करो। आज आप कहते हैं कि आपका पाकिस्तान प्रेम है, भाई ये नवाज शरीफ के बर्थडे पे बिरयानी खाने कौन गया था, बिन बनाए केक काटने कौन गया था, पीडीपी गई थी या कौन गया था, ये भी जनता को बता दीजिए। और मैं बड़ी बात कहना, जिना की मजार पे जाके उसको सेकुलर नेता किसने कहा, एक बड़े सवाल है ना देश के सामने, इसका जवाब कभी देंगे नहीं। मैं कहता हूं कि आज भी जो बातचीत का आपने बात की है, आज भी डीजीएमओ लेवल पे बॉर्डर पर सीज फायर है, बातचीत से है, सरकार की मर्जी से बातचीत हो रही है, कोई दूसरा बातचीत नहीं कर रहा। बातचीत का तो एजेंडा तो स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मिलकर चलाया था, जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने बातचीत की थी। बीजेपी तो आज भी कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि
आज पार्लियामेंट चुनाव की बात करते हैं, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। आज मुझे बताइए कि पार्लियामेंट का चुनाव किस पर होना चाहिए? देश की अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, देश की आर्थिक हालात पे, ना जो नौजवान को हक था वो उसको मिला, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। इन पांचों मुद्दों पर कभी बीजेपी को डिबेट करते सुना? बीजेपी डिबेट सिर्फ एक करती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर का, सबने माना है। बीजेपी कहती है नहीं राम मंदिर हमने बनाया। पहली बात, धर्म के नाम पे डिबेट, कभी बीजेपी ने ये कहा। सोनू जी, मैं आपको भी रोकूंगा। आप चुनाव हमेशा ही भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं, आपने भी चुनाव लड़े हैं और आपने भी ये कहा है कि ड्यूल करेंसी की बात की है, सेल्फ रूल की बात की है, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, रास्ते खोलेंगे। आपने कौन से बेरोजगार या रोजगार की बात की? आपने कौन से महंगाई दर की बात की? आपने कौन सा कहा कि इतना हम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर देंगे? आप भी आपके सवाल में ही जवाब है, मैं दे दूं। आपने खुद कहा कि आपने रास्ते खोले हैं, उन रास्तों पर ट्रेड कौन करता था? जम्मू कश्मीर का आदमी करता था। अगर वो रास्ते खुले थे तो रोजगार का अवसर किसको था? आप मुझे बताइए, आप वाघा सरहद है ना जहाँ पे शाम को रिट्रीट सेरेमनी होती है, वहां पर रेडी लगाने वाला आदमी जो भी है ना, वो भी रात को 3000 रुपए गोलगप्पे वाला लेके जाता है, क्योंकि वहां ट्रेड है। लेकिन जब लोग सुनिए, आपने कहा कि बिहार से लोग आके नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ, सुनिए आगे आ रहा हूँ। आपने सुचेतगढ़ सियालकोट रोड पे, जो सुचेतगढ़ में बॉर्डर पोस्ट के ऊपर वो शुरू किया ना सेरेमनी, एक माननीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा था उसको, चलिए आज बीजेपी ने शुरू की है। आज आप उन लोगों से पूछ के देखिए कि रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मैं तो सिर्फ दो बातें कहूँ, दो बातें। आपने कहा कि आपने कितने की है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमने कुछ नहीं किया, लोगों ने इनको मैंडेट दिया था, इन्होंने क्या किया? जो आपके था पास था वो भी बेच दिया। आज मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू में 3 तरह के माफिया पैर पसार चुके हैं, लीकर माफिया, लैंड माफिया और रिसोर्स माफिया। रेत बजरी का माफिया, मुझे बताइए कभी रेत और बजरी की ट्राली खरीदी है आपने? उसके रेट आपने कभी देखे हैं? मैंने नहीं कहा चोरी हो रही है, इनकी पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बड़े नेता का पीएम से पैसे लेता है, इस वजह से करके जो रेत बजरी की चोरी हो रही है। आज तक ईडी और जितनी भी एजेंसीज हैं, कोई इंक्वायरी कमीशन आज तक बैठा ही नहीं, किसी ने किसी को कहा ही नहीं। फिर दबाव बना के उस एमएलसी को कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लो। भाई ये तो एक, मैं कहता हूं कौन सा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। दूसरी बात आपने कही, मैंने कहा इधर एक लीकर माफिया आ चुका है, लीकर माफिया। शराब बुरी चीज है, मैं कभी उसके हक में नहीं जाता। मेरे पास 5-7 लोग पार्टी ऑफिस में आए 5 दिन पहले, उन्होंने कहा जनाब आप चैनलों पे डिबेट करते हैं, हमारी भी बात हुई। मैं भाई आपका क्या मसला है? वो कहता है जनाब कि एक बुरी शराब जो है, जो नकली शराब लाके बाहर से बेचते हैं, पहले आधी पीते थे, पूरी बोतल पी के भी नहीं चढ़ती है। ये एक मजाकिया व्यंग नहीं है। आप समझिए कितनी बड़ी चोरी है आज जम्मू कश्मीर में हो रही, उसका जिम्मेवार कौन है? और बड़ी सबसे बड़ी बात, सर्विस सिलेक्शन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हाँ, मैं एक पार्ट पे आ रहा हूँ। सर्विस सिलेक्शन जो आज के सामने कहा है उसमें बात करो, उसमें भी आ रहा हूँ। आप डेमोक्रेसी का जिंदा जागता सबूत हो। आपकी अध्यक्षता में रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें आपने 2 बार आप बोल चुके हो, उसमें आपने बात नहीं की। चलिए सुन लेते हैं, एक जवाब दे मुझे, एक चीज का जवाब दे। डेमोक्रेसी किसे मानते हैं? लोगों के वोट को। लोगों के वोटर ने 75 लोग आप ऐड कर रहे थे गुप्ता साहब, आपकी जवाबदेही बनती है। आपने जम्मू के लोगों को जवाब ले लीजिए ना, बताइए जवाब ले लीजिए। अब तो सब रिटायर हो चुके हैं। जी प्रॉपर्टी टैक्स लग चुका है, प्लेटें लग चुकी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भाई साहब, मैं लग चुका है प्लेटें, आपके घर पे नहीं लगेगी, बीजेपी के लोगों क्या हुआ नंबर साहब पे प्रॉपर्टी टैक्स? ना बिल्कुल प्रॉपर्टी की तैयारी है, जब लगेगा तो लगेगा। अब आप जवाब सुन लीजिए ना आप तो मेरी तरह हो सोनू जी, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जब आप थे अब तो आप कुछ नहीं कर पाए, सुन लीजिए, सुन लीजिए की बात करिए, डेमोक्रेसी की बात। आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीत के आए थे जब बीजेपी ने निकाल दी थी पर्ची। सुनिए, आपको लोगों ने वोट दिया था ना गवर्नमेंट बनने के लिए। डेमोक्रेसी की बात करो, मैं डेमोक्रेसी ही कर रहा हूँ आपकी। आपके मैं देखिए मेरी डेमोक्रेसी, मैं यही कह रहा हूँ, आप डेमोक्रेटिक मेयर जीते थे जम्मू शहर के, आपने रेजोल्यूशन। चलिए आप जवाब तो ले लीजिए ना, चंद्रमोहन जी जवाब दे। बात करिए, आज जो खड़गे साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की, सुनिए 1 मिनट, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए। आज आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी। इस जम्मू कश्मीर में 70 साल से डीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए थे, ये डेमोक्रेसी थी। 317 हटने के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे यहाँ पे बीडीसी और डीडीसी के चुनाव हुए। आज डीडीसी के चुनाव हुए, आज हर की वो सारा देखा जा रहा है, काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वो हो रही है। डेमोक्रेसी तो हमने यहाँ पे लाई, इसलिए 370 हटने के बाद लाई, 370 हटने के बाद कहां से सरकारें बनती थी यहाँ? पहले आपके पहले कविंदर गुप्ता साहब मेयर रहे यहाँ 4 बार, वो किसने दी थी डेमोक्रेसी? वो कहां से आए थे बन के?
कहां से बन 27 साल के बाद, जब केंद्र गुप्ता नहीं, बने 27 साल के बाद, 27 साल के 27 साल चुनाव नहीं पीढ़ी ने जब वो चुनाव कराया तो हमने आप बताइए आप कहां से जीते थे? 370 के बाद आपने कहां से जीते? लाया केंद्र गुप्ता साहब ड्यूटी चीफ मिनिस्टर कैसे बने? बीडीसी के चुनाव वोटों से बने या घर पे बन गए? 27 साल के बाद चुनाव होते हैं किसके? इसके ओए आप लोकल कराओ, बॉडी सही के। रेगुलर तो हम- करो। हम सामने जो कहा कांग्रेस ने था, कराने थे, आप कांग्रेस की डेमोक्रेसी- सरकार थी, बताओ आपकी सरकार डेमोक्रेसी है कहाँ? थी। नम्रता जी, नम्रता डेमोक्रेसी जी, का है तो बाहर क्यों निकाल दिया CEC से? नम्रता जी, आपसे ये डेमोक्रेसी सवाल की बात पूछना करते चाहूंगा कि आप एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में नहीं जाते हैं आप? देखिए, हम धर्म को कभी भी राजनीति के अंदर नहीं लाना चाहते। और शाहबानो हम केस धर्म क्या की था? बात करेंगे। आप शाहबानो ये बताइए, केस उस क्या दरवाजे था? को किसने खोला था? जी। आज भी जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी की गई, मुझे लगता है वो रामलला तो दूसरे हैं। एक नई मूर्ति को स्थापित किया गया। जो मूर्ति वहां रखी गई थी वो तो आज भी नहीं है। और जी। जहां बाबर की बत्ती को ध्वस्त किया गया था, उससे 3 किलोमीटर दूर जाके मंदिर बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि मंदिर उसी जगह पे बनना जी। चाहिए। तो आप हमें ना बताएं, राजनीति एक अलग क्षेत्र है और धर्म एक अलग चीज है। मुझे अपने आराध्य के बताइए पास ना, जाने के शाहबानो लिए केस में invitation दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप तो बदला आप गया, बिल वो किस- कहाँ ही राजनीति? आप बिल किस बात की बात करिए ना, किस बिल बात की छोड़िए बात आपने। करिए? आप बिल किस अब बात की छोड़िए, बात करिए ना, अब बात क्या शाहबानो करनी है? क्या करते हैं? वो तो एक धर्म का मसला था। आप मुझे बताइए बिल किस बात आप आइए 2024 के चुनाव में आइए ना, लाइए कैंडिडेट, धर्म को साइड पे रख के जमानत हम करा देंगे इस बार जम्मू से कांग्रेस की। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, आज ही चुनाव लड़िए। चलिए, जब- किसको देते हैं? जब- देख लें किसको वोट देते हैं। आप चलिए, लड़के देख लो, चलिए, आप चलिए। पार्लियामेंट लड़के देख लो, आ जाओ। बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी, नम्रता शर्मा चैलेंज लड़के से कह रहा हूँ, जमानत जब्त करा दूंगा मैं इस बार जी। कांग्रेस की जम्मू वाली सीट पे। आ जाओ, काम किया है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों में नहीं जाते, रेगुलर जाते हैं। जब इलेक्शन होगी, जब इलेक्शन होगी, नतीजे आएंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी इसी तरीके से चर्चा होगी। लेकिन जब जब 440 से 4 पे आ गए, जब क्यों चुनाव मोड़ के लोग? जब ये चुनाव कुछ नहीं, होंगे तब 70 साल चर्चा पीने का पानी किया तक नहीं दे सके जाएगा। लोग। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, घर में चालू चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।